हम लोग का विषय है हेरिटेज ऑफ स्क्रिप्ट्स इन इंडिया। इस सत्र को संचालित करने के लिए मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। और आज के हम लोग के साथ पैनलिस्ट हैं, डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर हैं। हम लोग देख रहे हैं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी साहब। साथ ही साथ हम लोग के साथ इस मंच पर है प्रोफेसर डी वेंकट राव साहब और श्री के मोहम्मद साहब हम लोग के साथ हैं। आप, क्योंकि समय बहुत कम है, हम लोगों को अधिक बातें करनी है। आप सभी विद्वान, सभी ऑडियंस, सम्मानित मंच को और विद्वान वक्ता को भली भांति जानते हैं। सर सच्चिदानंद जोशी साहब संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में नाम आता है तो जोशी सर का नाम आता है। और के मोहम्मद साहब बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पद्मश्री अवार्डी हैं और इन्होंने भारत में अलग अलग जगहों पर आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन किया है। डी वेंकट राव साहब अभी नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं और देश के विदेशों में भी काफ़ी इन्होंने काम किया है। अभी सत्र को आगे बढ़ाते हैं और इस विषय को शुरुआत हम सर्वप्रथम डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी साहब से शुरू करना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत में स्क्रिप्ट का जो डेवलपमेंट हुआ है, हम सभी समझते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्क्रिप्ट डेवलप हुआ है और जिसको अभी डिसाइफर नहीं किया गया है। लेकिन उसके बाद के फेजेस में जो डिसाइफर्ड स्क्रिप्ट हम लोग के पास है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट से शुरू होके और वर्तमान समय तक देवनागरी स्क्रिप्ट जो अभी तक हम लगातार लिख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लिपियाँ हम लोगों को देखने को मिलती है, जो अलग अलग वस्तुओं पर, चाहे वह शिला के ऊपर हो, पत्थर के ऊपर हो, चाहे मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर हो, चाहे मैन्युस्क्रिप्ट्स की भी बातचीत हो रही थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर हो, अलग अलग चीज़ों पे हम लोगों को पूरे भारत में स्क्रिप्ट्स देखने को मिलता है। तो सर का जो विद्वान जो अपना विषय रहा है, अपना एकेडमिक जर्नी रहा है, उसको सर अपने विषय से आज के इस थीम को कैसे देखते हैं? आपका स्वागत है सर। नमस्ते और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र में बैठने के लिए। मैं सिर्फ आपसे 2 मिनट पुराने सत्र के, पिछले सत्र का रिवाइंड करने के लिए लेना चाहता हूं। तो इसलिए नहीं कि मैं संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधि के तौर पर बात कर रहा हूं, पर पिछले 10 साल से चूंकि मैं संस्कृति मंत्रालय में हूं, इसलिए कुछ बातों का स्पष्टीकरण कर देना बहुत आवश्यक है। संयोग से मोहम्मद साहब भी यही हैं और शिव कुमार जी भी यही हैं, पवन वर्मा जी नहीं हैं। खासकर जो युवा बैठे हैं ताकि उनके मन में कुछ चीज़ें साफ हो जाए। पहली चीज़ तो ये कि ये जो कहा जा रहा है कि संस्कृति मंत्रालय पिछले कुछ सालों में अपना बजट भी स्पेंड नहीं कर पाता है और अनस्पेंड बजट वापस कर देता है, तो नेट पर सबको आंकड़े उपलब्ध हैं, सब आंकड़े देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों में संस्कृति मंत्रालय ने कितना बजट खर्च किया है। 3,3300 करोड़ उसको बजट मिलता है और पूरा खर्च हो जाता है। तो ये इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कहना कि कई बार हम लोग सिर्फ बातें इस उत्साह में कि ये बड़ा रोचक कहीं का तथ्य हो जाता है, तो उसको करना है। दूसरी चीज़ ये है कि नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के बाद का इतिहास भी शायद हमको मालूम होना चाहिए। अभी इसी साल भारत सरकार ने ज्ञान भारतम मिशन नाम से एक बहुत बड़ा मिशन लॉन्च किया है, जिसमें 464 करोड़ रुपया उन्होंने एलोकेट किया है 5 साल के लिए, और सिर्फ इसी साल उसमें 62 करोड़ रुपया ज्ञान भारतम में आ गया है और ज्ञान भारतम मिशन का काम शुरू हो गया है। उसमें न सिर्फ देश की पांडुलिपि धरोहर को बचाने का काम है, बल्कि नई लिपियों के विकास का, लिपियों के अध्ययन का भी काम है और बहुत सारे शिलालेखों और इन सारी चीज़ों के भी अध्ययन का काम है। तो सिर्फ ये कह देना कि किसी का ध्यान नहीं है, बहुत सारा एक स्वीपिंग स्टेटमेंट होता है। तो जो हम ताज़ा तरीन बातों को भी ध्यान रखें और उसके बारे में भी बात करें। चूँकि ये विषय उस सत्र का नहीं है, इसलिए मैं इस बात को यहीं समाप्त कर रहा हूँ, पर इसके बारे में जितनी देर तक आप चाहें मुझसे बाद में भी बहस कर सकते हैं और इस पर मैं खुली बहस करने को तैयार हूँ। अब बात आती है स्क्रिप्ट की। जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत जो है अपनी स्क्रिप्ट धरोहर के लिए, अपनी जो लिपियों की धरोहर है, उसके लिए जाना जाता है। और मैं नहीं समझता कि विश्व में बहुत सारे देश होंगे जहाँ पर इतनी सारी लिपियों की बात होती होगी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का रहा है कि शायद स्वतंत्रता के बाद से या स्वतंत्रता के पहले से भी हमें हमारे इस गौरवशाली वैभव के बारे में जानकारी ही नहीं दी गई। कमोबेश तो बहुत जगह ये भी भ्रम है कि स्क्रिप्ट यानी लिपि और भाषा में क्या अंतर है, ये भी बहुत लोगों को नहीं मालूम होता। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। बहुत सारे लोग जो साहित्य पढ़ते हैं, उनको ये लिपि और भाषा के अंतर को भी जानने की कहीं कहीं उत्कंठा नहीं होती। आपने बहुत सही बात कही कि हम सिंधु सरस्वती सभ्यता की स्क्रिप्ट को लेकर बड़े परेशान हो रहे हैं।
निश्चित तौर पर सिंधु सरस्वती सभ्यता की लिपियों को लेकर बात करनी चाहिए, क्योंकि सिंधु सरस्वती सभ्यता की जो लिपि है, अगर हम उसको डिसाइफर कर लेंगे, के मोहम्मद साहब के सामने तो बोलना ही नहीं चाहिए, फिर भी मैं हिम्मत कर रहा हूँ बोलने की, कि अगर उसको हम डिसाइफर कर लेंगे तो ये हमारे भारत का जो सिविलाइजेशनल नरेटिव है वो अपने आप में पूरे विश्व में साबित हो जाने वाला है कि हम कितने प्रगत थे और कितने एडवांस थे। लेकिन जो हमने सिंधु सरस्वती सभ्यता की लिपि या और भी लिपियों के बारे में अध्ययन की कोई हमारे समाज में चेतना ही नहीं रखी। बहुत कम हमारे देश के विश्वविद्यालय हैं जो लिपियां पढ़ाते हैं, बहुत कम हमारे देश के ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे लिपियों की विशेषज्ञता पर बात की जाती है। हमें नहीं मालूम कि हमारे देश की लिपियों का वैभव या उसका इतिहास या उसका विकास कैसे हुआ है। और इसीलिए मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी और पैलियोग्राफी जैसे सब्जेक्ट जो हमारे कई विश्वविद्यालयों में होना चाहिए वो नहीं है। यानी कि बिहार में अगर इतनी बड़ी संपदा मैन्युस्क्रिप्ट को लेकर है तो ये भी सोचने का विषय है कि कितने विश्वविद्यालय हैं जो यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी का कोर्स पढ़ा रहे हैं, कितने विश्वविद्यालय हैं जो यहाँ पर लिपि शास्त्र पढ़ा रहे हैं। तो ये सारा जो विषय है ये एक बहुत बड़ी बहस की और बहुत बड़ी चिंता की मांग करता है। इसलिए जब मैं आपने जिसको कहा कि आप अपनी शिक्षा से या अपने संस्कारों से जोड़िए, तो मुझे तो लगता है कि हमने भाषा को लेकर, क्योंकि भारत का जो सांस्कृतिक वैभव है उसके जो प्लस पॉइंट थे उसमें भाषा हमारा एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक वैभव का विषय था। लेकिन संस्कृति को लेकर या भाषा को लेकर हम शुरू से ही बहुत अधिक उदासीन रहे। पिछले कुछ समय में तो हमने लगातार भाषा को इतना ज़्यादा निगलेक्ट किया है, इतना ज़्यादा भाषा की तरफ से ध्यान हटाया है कि हम भाषा की शुद्धता पर भी बात नहीं करते। तो हमें निश्चित तौर पर अपनी भाषा के वैभव को, लिपियों के वैभव को बचा कर रखना ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हुए हमारे बीच देश के बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट पद्मश्री के मोहम्मद साहब हैं। उनके अनुभवों के आधार पर सर ने बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एक्सकर्शंस पूरे भारतवर्ष में किया है, और सबसे बड़ी बात है कि हम राजगीर में यहाँ आए हुए हैं। राजगीर में भी सर ने बहुत सारे एक्सकर्शंस किया है। बनगंगा वाला वैली में जाएंगे तो बनगंगा में का स्तूप जो एक्सकेवेट किए थे सर द्वारा ही एक्सकेवेशन किया गया था, जो साउदर्न में साइक्लोपियन वाल के पास हम लोग को देखने को मिलता है। तो मैं सर से चाहूँगा कि उनका जो लंबा अनुभव है अपना एकेडमिक जर्नी रहा है जिन आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पर, तो स्क्रिप्ट के, क्योंकि अलग अलग लिटरेचर फेस्टिवल में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे विषयों की बातें होती है, कवि सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल जो नालंदा के ग्लोरी को रिवाइव करने के लिए, वैश्विक पटल पर स्थापित करने के नालंदा को इस तरह से जो आयोजित किया गया है, तो जना आर्कियोलॉजिस्ट आप कैसे देखते हैं सर, कितना उचित रहा हेरिटेज ऑफ स्क्रिप्ट्स का आयोजन करना? आपसे सर संवाद करना चाहेंगे। ये जो प्रयास जो शुरू किया है गंगा जी ने और आलिया जी ने, ये एक बहुत बहुत सारे लोग जो ना यहाँ पहले भी थे, आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, कल्चरल एक्टिविस्ट भी थे, काफ़ी लोग यहाँ थे, लेकिन उनको कभी भी जो ना ये जो ब्रिलियंट आइडिया कभी स्ट्राइक नहीं किया कि इसी तरीके के एक प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि नालंदा वाज था बिल्कुल लाइट हाउस था पूरे ज़माने का। तो इसलिए जो ना इनको जो ना हम लोगों को सबको we have to appreciate this work, and this should go on also because it should continue. तो सेकंड थिंग जो आपने जो बताया है कि आजकल जो बिहार इज द सेंटर ऑफ कल्चर, इतना कल्चर यहाँ जितना यहाँ थे वहाँ परहैप्स और स्टेटों में नहीं है। कुछ है जैसे यूपी है, मध्य प्रदेश वगैरह, जहाँ मैंने पहले भी काम किया है, मैं जानता हूँ कि वहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ तो भरा पड़ा है। कोई भी विलेज आप देख लीजिएगा, क्योंकि चंडी मोह करके एक विलेज है बिल्कुल 12 किलोमीटर दूर है, वहाँ इतने सारे अवशेष अब भी पड़ा हुआ है। एंड वो बुद्ध भगवान का रास्ता भी है, और मज्जिम निकाय में एक रेफरेंस भी है उसके बारे में, एकम समयम भागवा नालंदायम विहारादि पावारिकाम्र वने करके। तो इन सारी जगह के जो ना जितने भी चीज़ें हैं वो सब जो ना हम लोगों को कहीं इकट्ठा करके रखना पड़ेगा। मैं जब था, मैं वहाँ जाके जो ना एक छोटा सा विलेज म्यूजियम शुरू किया था। वहाँ का एक शिव मंदिर है, वो शिव मंदिर के चारों तरफ जो ना हम लोगों ने एक बाउंड्री वॉल बना के वही उसको प्रिजर्व करके रखा है। तो ये जो आप जो आजकल जो काम कर रहे हैं कि पूरा उसी तरीके का जो हम लोगों को हर विलेज में, हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में इसी तरीके का लोगों को चेतना को जगाना पड़ेगा, वो काम शुरू करना पड़ेगा, तभी जो ना अपना विरासत को भी
हम लोगों का रक्षा कर पाएंगे। वरना जो है ना, ये यहाँ पर भी बहुत जो स्मगलर से बहुत एक्टिव है, खासतौर कैमूर में तो बहुत एक्टिव है, कई जगह से जो ना हम लोग काफ़ी चीज़ें निकाल के ले गया है। तो इनको सबको जो ना लोगों को समझाना पड़ेगा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल दिस थिंग्स, और उसको उसी के साथ ही साथ मार्केटिंग भी करना पड़ेगा। वो मार्केटिंग में हम लोग जो है बहुत पीछे है। जैसे नालंदा का जो है ना प्रॉपर मार्केटिंग अब भी नहीं है, वैशाली का नहीं है, केसरिया का नहीं है, कुशीनगर का नहीं है। कुशीनगर जो ना वहाँ एयरपोर्ट इसीलिए वजह से हो जाते, लेकिन ये सारी जगह जो ना अगर अगर ठीक से मार्केटिंग अगर कर पाएंगे, I think we'll be able to bring out a change in the outlook of the government also and also of the people also. बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा सुझाव सर का हम लोग को मिला है। हमारे पास यूथ बहुत संख्या में है, तो यूथ के कंधों पे भार जाता है कि हम अपने कैसे हेरिटेज, क्योंकि वी आर द हेरिटेज कस्टोडियंस, हम ही अपनी धरोहर के संरक्षक हैं। यूथ के कंधे पे ये भार जाता है कि अपने कोई भी साइट हम लोग विजिट करने जाते हैं तो सर का जो सुझाव है तो कैसे उसको मार्केटिंग करें, कैसे उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी, उसकी विशेषताओं को, उसके जो ग्लोरियस यूनिकनेस है उसको हाईलाइट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हुए हम लोग के साथ डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर प्रोफेसर डी वेंकट राव साहब हैं। डी वेंकट राव साहब देश के विदेशों में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कई सारे जगहों पर अपने टीचिंग देने का कार्य किए हैं, और ये नालंदा विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि सर नालंदा विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं। सर हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर इस मंच में। सर का मैं देख रहा था, स्पेशलाइजेशन देख रहा था, तो सर यहाँ के जो हम लोगों का स्कल्पचर्स को लेके और रिलीजन्स को लेके और अलग अलग चीज़ों के ऊपर जो बातचीत कर रहे हैं सर, तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आज के इस टॉक को, क्योंकि फर्स्ट रो में चाहता हूँ कि अपने अनुभवों के आधार पर हेरिटेज जो स्क्रिप्ट है उसका अपने सब्जेक्ट को आधार पर आप इसको कैसे देखते हैं आज के इस आयोजन को सर? Thank you. I'm sorry I'll have to speak in English, and it's a great pleasure to be here once again. And I thank Nandakumar ji and the entire NLF team for bringing together this fabulous occasion, fabulous event, and I'm very glad to be here. I must confess that I'm neither an archaeologist nor a manuscriptologist. I deal with the question of culture and how to think about the culture, how to reflect on that. I'm glad Dr. Joshi pointed out, correctively suggested some of the things that should have been brought into the earlier session. There's an overlap between the earlier session and this session. The manuscript and then writing, they both go together. In fact, there has been a euphoria in the last few years about preservation of the manuscripts, and Namami's own collection exceeds something like 4 million manuscripts, and the entire manuscript collection of the world, international universities and other places, they all put together are less than 1 million, altogether 5 million. But Indian manuscript receptacle, according to one estimate, is something like 30 million manuscripts, and then which actually exceeds by 1,000 times of the European manuscript collection. So that's the manuscript, the measure of the manuscripts that are available in the Indian context. But Indian civilization throws up major enigmas, major challenges. What is fascinating about the question of the script is that script emerged in the Indian context nearly 2,000 years after Indian reflective traditions have unfolded themselves. The Rigvedic and the work that has gone on, only nearly 1,500 to 2,000 years later, the scripts began to emerge. The question is that when Sanskrit tradition was surrounded by scriptic cultures which are inscriptional, why is it Sanskrit did not take towards scripting? That's a major question. There's not a single book out there on that kind of question. So why is it there is a certain kind of indifference or resistance towards the script? There's a fascinating story that Egyptian mythology provides us. There are two gods in Egyptian mythology. The superior god is called Thamus, and the younger god is called Thoth. Thoth is an artisan god. One day he takes certain kind of artifacts to the superior god and shows them to impress him. The superior god says that, what is it that you have done many wonderful things earlier, but what is it that you have brought this time? He said, I have brought an instrument which actually preserves your memory for eternally. He said, you did not do that. You have brought an instrument which actually erases my memory. Once I inscribe it, you don't have to remember it. How many of us remember phone numbers now with the mobile phone with us? So the thing is that the memory disappears. The
Plato has a fascinating dialogue on this kind of thing. So, is there something like that in the Sanskrit tradition which did not allow? But once the manuscripts have developed, they have surpassed the entire universe's, manuscriptology, if you like. That's the fascinating thing. Scripts have emerged in distinctive ways. The second question that comes up, why is it we did not take turns towards script and image? Image making also came into existence only in the post-Ashokan period in the Indian context. Why is it we did not take? There's no work on that. The other reflective question is, once the script came into existence, once the inscriptional culture came into existence, how was the response? What was the interface between script and what existed in the earlier civilization? Again, there's no work in that area. There's a lot of work that needs to be done, and we are hoping that younger people will take up this. So once the scripts emerged, scripts have been deeply, deeply impacted by what I tend to call mnemocultures, cultures of memory, which articulated themselves by means of speech and gesture. So if you look at 10th century Ujjain, great poet Rajashekara, he says that what is crucial for a poem is the Kantha Madhurya, not so much the script. Nobody reads the scripts. The Kavi is the one who sings. So there is a significant impact on scripts also that we begin to see. Scripts have manifested. Now, of course, the epigraph has identified 13 or 25 scripts of India. They're all flourishing. But the impact of the interface between this scriptic culture and what I tend to call alithic culture, or non-scriptive culture, is a fascinating one, and that needs to be inquired into. I think India will throw up an entirely different model of reflecting on civilizations in contrast to the Greek one or European one, and that possibility is there. But this interface is something that needs to be taken up more seriously and inquired into. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर. अब हम लोग जोशी सर की तरफ बढ़ते हैं और सर से जानना चाहेंगे कि आज का हमारा यूथ है सर, टेक जनरेशन वाला यूथ है, जेन जी है, और उनके लिए स्क्रिप्ट का हेरिटेज उनको रोचक तरीके से कैसे हम लोग बताने का प्रयास करेंगे और वो कितना उपयोगी उनके लिए है, क्यों जानना जरूरी है सर उनके लिए? जो प्रोफेसर वेंकट राव जी ने बात कही उसको थोड़ा सा अगर हम युवाओं को एक बार दूसरी तरह से रिकलेक्ट कराने की कोशिश करें तो हमारे भारत के शास्त्रों में, पुरानी परंपरा में हम श्रुति और स्मृति पर विश्वास करते थे. तो श्रुति और स्मृति के कारण से हम लोग मेमोराइज करने की जो हमारी काबिलियत थी, उसके कारण से बहुत सारी चीज़ों का स्क्रिप्टिंग नहीं होता था. तो उस श्रुति और स्मृति के इतिहास को भी कहीं ना कहीं स्मरण करने की कोशिश करें. पर ये जो युवाओं को स्क्रिप्ट को लेकर, खासकर जो आप कहते हैं जेन ज़ी को लेकर जो आकर्षण है, बहुत सारी चीज़ें इसमें, खासकर अब जो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग है, एआई का उपयोग है, इन सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं हमारी अपनी रचनात्मकता को, हमारी अपनी क्रिएटिविटी को बांध दिया है. जो बात आप अपनी क्रिएटिविटी की अपने पेन से, अपने थॉट से कागज़ पर उतारने की कोशिश करते थे, अगर आप इक्विपमेंट के ज़रिए करते तो बहुत सारी चीज़ें आपकी उसमें से जाती रहती हैं. आपने जो टेलीफोन का उदाहरण दिया वो बहुत अच्छा उदाहरण है. हम ही में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरी उम्र के होंगे या मुझसे कुछ छोटे ही होंगे, वो याद करते होंगे कि आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले हम 70, 80, 90 नंबर भी याद रखते थे. हम ही थे जो याद रखते थे. पर अब हमारी उस उम्र के युवाओं को भी हम देखते हैं तो उनको भी 5 नंबर याद नहीं रहते. आप उनसे कोई बात कहते हैं तो वो तुरंत मोबाइल उठाकर उसमें नोट करने की कोशिश करते हैं. कारण क्या है कि जिस चीज़ का हम धीरे धीरे उपयोग करना कम करते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जो हमारी पावर थी टू मेमोराइज, टू रिकलेक्ट, टू रिक्रिएट, टू क्रिएट, टू थिंक क्रिएटिवली. जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं तो स्क्रिप्ट भी एक तरह का क्रिएशन ही है जो अपने हाथ से आप करते हैं, और उसको करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपकी क्रिएटिविटी को चालना देता है, आपकी क्रिएटिविटी को चार्ज करने की कोशिश करता है. तो इसलिए ये जो स्क्रिप्ट के साथ प्रेम करना है, और इसीलिए मैं जब ये बात कह रहा था कि बहुत सारे लोगों को स्क्रिप्ट और भाषा में अंतर नहीं मालूम, क्योंकि हमने वो ट्रेनिंग ही नहीं दिया. हमने ये नहीं बताया कि हम अंग्रेजी लिख रहे हैं, कि हम लैटिन में लिख रहे हैं, कि हम रोमन में लिख रहे हैं, हम हिंदी में लिख रहे हैं, कि हम देवनागरी में लिख रहे हैं. ये बहुत लोगों को पता ही नहीं होता. उनको लगता है कि हम हिंदी भाषा में लिख रहे हैं, यानी हिंदी लिपि में लिख रहे हैं. तो ये जो एक फ़र्क है, ये जो बुनियादी फ़र्क है जो स्क्रिप्ट की बात करता है. दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ, अब तो इस डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हमारी एक और खूबी को भी ख़त्म करने की कोशिश की है. वो है कि जो लिंग्विस्टिक था, जो भाषा शास्त्र था, तो भाषा विज्ञान था, उसकी भी खूबसूरतियों को अब हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी ख़त्म करती चली जा रही है. फॉर इंस्टेंस
फोनेटिक्स के बारे में हम में से कितने लोग पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं? कितने बच्चों को हमने फोनेटिक्स किस महाविद्यालय में, किस विश्वविद्यालय में पढ़ाया है? हमें नहीं समझ में आता। अभी कुछ दिन पहले मैंने उदाहरण दिया, शायद वो रिपीटेशन होगा, फिर भी बहुत लोगों को नहीं मालूम कि तालव्य और दंतव्य का क्या फर्क होता है, कि श, श और श 3 तरह से बोला जाता है। ये कैसे बच्चों को पता लगेगा जब उनकी कहीं ट्रेनिंग नहीं होगी? तो ये जो भाषाई खूबसूरती है, भाषाई जो विशेषताएं हैं, जो हमारी अपनी शास्त्र की और हमारे देश की इस भूमि से उपजी हुई सारी चीजें हैं, उसको सिखाना पढ़ाना भी बहुत जरूरी है। और वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से नहीं हो सकता। ये हो सकता है सिर्फ अभ्यास से, सिर्फ बहुत अच्छे पाठ्यक्रमों से, फिर बहुत अच्छे विशेषज्ञों से। हमें ऐसे विशेषज्ञ तैयार करना है भाषा के क्षेत्र में, भाषा पढ़ाने के क्षेत्र में हमको विशेषज्ञ तैयार करना है। जब भाषा पढ़ेंगे तब वो, जैसा कि सर ने बताया, और आई टोटली एंडोर्स योर व्यू सर, दैट वी हैव मोर देन 20 million manuscripts in India, which are much more than Europe, for instance. So who is going to read all those manuscripts? Who is going to study all those manuscripts? We are not making our youngsters aware about the manuscript heritage. तो ये जो बहुत सारे, और ये बहुत जो नोन रिसोर्सेस है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अभी जो अननोन रिसोर्सेस की मैन्युस्क्रिप्ट हैं, जिनके यहाँ पुश्तैनी रखी हुई हैं, जिनके गुरु परिवार में रखी हुई हैं, जिनके मठों में हैं, जिनके मंदिरों में हैं, जिन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, ऐसा ट्रेजर भी है हमारे देश में जो आपको हमको नहीं मालूम है। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको इसके बारे में अवेयरनेस की ज़रूरत है। दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से। थैंक यू सर, बहुत सुंदर बात है, क्योंकि बार बार इसको रिपीट करने की ज़रूरत है भाषा और लिपि को लेके, क्योंकि हम लोग हमेशा दिग्भ्रमित रहते हैं। यूथ से विशेष आग्रह करता हूं कि आप ही हमारे हेरिटेज कस्टोडियन हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हमारी धरोहर तभी आगे बढ़ेगी जब आप इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। एक अवेयरनेस की जो मुहिम है नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल के माध्यम से हेरिटेज को लेके, तो ये बहुत सुंदर अवसर है हम लोगों को मिला है। इसके तरफ हम देखते हैं कि सर हम लोग इधर रेगुलर हर संडे को बिहार हेरिटेज लेक्चर सीरीज के माध्यम से हम लोग इसको अलग अलग आयोजन कर रहे थे जिलेवार के तौर पे। जिलेवार जब यह आयोजन हो रहा है ना, तो मैं देखता हूँ कि अलग अलग जगहों की यूनिकनेस हमारे पास सामने आ रही है। लोग अपना मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में हमें मैसेज तक कर रहे हैं सर, व्हाट्सएप पे फोटोग्राफ देख के भेज रहे हैं कि बिहार में यह मैन्युस्क्रिप्ट मिल रही है, इसको कहाँ दिया जाए, किनको दिया जाए, और इसको अपने पास अगर रखते हैं तो इसको कैसे सुरक्षित किया जाए। तो बहुत बड़ा डेटा बैंक है सर बिहार हम लोगों का। तो लगता है नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल के माध्यम से संदेश जाना चाहिए कि कैसे अपने मैन्युस्क्रिप्ट को, अपनी धरोहर को हम लोग संरक्षित और सुरक्षित करें। और सर हम लोग के मोहम्मद सर की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सर का आप गूगल पे देखेंगे वीडियोज़ तो सर का एक बहुत बड़ा वायरल वीडियोज़ सर का है, रील के फॉर्म में वायरल होता है। सर मध्य भारत में दर्जनों मंदिर को बचाने का काम किए थे, और गुर्जर प्रतिहार टाइम के उस टाइम पीरियड के वह मंदिर था, और डकैतों से उसको चंगुल से छुड़ाने का प्रयास किए थे। और एक स्टोरी सर बहुत नरेट करके बहुत अच्छा बताते हैं कि हम लोग उनको जोड़ने का प्रयास किया, यह आपकी धरोहर है, इसीलिए गुर्जर डकैत जो था अपनी धरोहर को सुरक्षित करने के लिए, मंदिरों को बचाने के लिए हम लोग के बीच आगे आए, और इतने दर्जनों मंदिर हम लोग बचाने का प्रयास किए। तो सर ऐसा कुछ स्क्रिप्ट वगैरह क्या हम लोगों को मिला था, उस पर क्या, इसमें क्या सर आपकी संदेश है सर प्लीज़? नहीं, ये कोई टेक्निक नहीं है। ये तो आप जो बात कर रहे हैं, ये बटेश्वर की मंदिर की बात कर रहे हैं। बटेश्वर आपके बटेश्वर में नहीं, यहाँ बिहार में एक बटेश्वर है, यूपी में एक बटेश्वर है, ये मध्य प्रदेश की बटेश्वर की बात कर रहा हूँ। बटेश्वर मीन चंबल वैली में है। चंबल तो डकॉइट्स के लिए जो बहुत मशहूर है। नहीं, वो अलग बटेश्वर है, वो यूपी में है। ये मध्य प्रदेश मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहाँ जो है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव थे उस ज़माने में, जितने भी डकॉइट्स थे। तो मलखान सिंह, मोहर सिंह, निर्भय सिंह गुज्जर। तो मेरे एरिया में जो निर्भय सिंह गुज्जर करके एक बहुत बड़ा डकॉइट था, तो उनसे बात करके देयर वाज ए पुलिस ऑफिसर, विजय रामन करके एक बड़ा पुलिस ऑफिसर था, जिन्होंने पान सिंह तोमर को मारा था। इट वॉज ही हु हैड शॉट डेड पान सिंह तोमर। तो उनके माध्यम से थोड़ा सा रास्ता कायम किया, और उसके बाद उन्होंने परमिशन दिया। उनसे ये कहा गया जितने भी मंदिर गिरा पड़ा हुआ है, ये सब जो ना गुज्जर प्रतिहारा डायनास्टी का है। गुज्जर प्रतिहारा डायनास्टी हर्ष के बाद जो ना वी है, फॉर ऑलमोस्ट फॉर 300 years इट वर दे हु हैड रेसिस्टेड द मुस्लिम इंगर्शंस टू इंडिया। तो उन्होंने कहा कि ये गुज्जर प्रतिहारा डायनास्टी का है, और आपका नाम है, ये जो डकॉइट था उनका नाम है निर्भय सिंह गुज्जर।
इसका मतलब है आप उस वंश के जो ना रहने वाले हैं, इसलिए ईश्वर ने आपको यहाँ इसके हिफाजत के लिए भेजा है। आई हैड अ चांस एनकाउंटर विथ हिम, तो बातचीत में तो खैर तो अभी वो बीड़ी पी रहा था, मंदिर के बाहर ही था, लेकिन मंदिर के आंगन में था। तो मैंने उनको से कहा आपको शर्म नहीं आती, आप मंदिर में बीड़ी पी रहे। आई डिड नॉट नो हु ही वाज। तो विदाउट नोइंग, बिकॉज ही वाज रनिंग अवे फ्रॉम द पुलिस, वो तीनों गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट ने टास्क फोर्स बना दिया था, उससे बच के भाग रहा था, तभी मुलाकात हुआ। तो मैं सरेंडर डेकॉइट्स को हमेशा मेरा पास रखता था, ताकि इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग यू नो दे वुड बी देयर टू हेल्प मी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कहा सर उनसे कुछ मत कहिए। तो दैट वाज इनफ। मैंने उनका ये भी देखा था, उनकी जो ना इंटरव्यू देखा था, आज तक चैनल में भी, सहारा समय में भी देखा था, तो जिसमें उन्होंने कहा था कि हाँ, उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे उस ज़माने में, मुलायम सिंह यादव, अगर वो कहेंगे, वो भाई साहब कहते थे, भाई साहब कहेंगे तो हम सरेंडर करने के लिए तैयार है, अगर वो कहेंगे तो हम जो ना इलेक्शन भी लड़ने के लिए तैयार है। ये सब कुछ वो कह रहे थे। तो मैंने उसको वो देखा था, तो एकदम जो ना मैंने, गलती मेरी तरफ से हुआ है, तो मैंने उनसे माफ़ी मांगा और फिर मैं बैठ गया और मैंने उनसे कहा ये जितने भी गॉड्स एंड गॉडेसेस है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो सब जो ना सिर्फ आप ही की वजह से बच गया, वरना यहाँ का स्मगलर्स लेके जो ना इसको उठा के ले जाता। उनको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने कहा कि आगे भी आप ही बचा पाएंगे, क्योंकि ईश्वर ने कुछ सोच समझ के आपको यहाँ भेजा है। तो ही वॉज वेरी क्यूरियस, वो क्या है? तो मैंने कहा ये सारे मंदिर जितने भी है, यह मध्य प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है, उसी तरीके उत्तरांचल में भी है, राजस्थान में भी है। ये सब जन एक बहुत पावरफुल डायनास्टी था, गुज्जर प्रतिहारा डायनास्टी कहते हैं, उन्हीं लोगों ने बनाया था। और आपका नाम है निर्भय सिंह गुज्जर, जिसका मतलब है आप उसी वंशज के, इसलिए ईश्वर ने आपको यहाँ भेजा। ही वॉज ब्लॉर्न ऑफ हिज फीट, ही वॉज ब्लॉर्न ऑफ हिज फीट, और मेरा जादू चल गया। तो उस मोमेंट को, यस, डेकॉइट नहीं, so I call this particular moment जब we met। तो उसके बाद उन्होंने परमिशन दे दिया, पूरा सहयोग पहले भी करते थे, and now we have been able to reconstruct 90 temples। और ये रिपेयर वर्क नहीं है, बिल्कुल एकदम गिरा हुआ ज़लज़ले में, बिल्कुल अर्थक्वेक में, इट हैड कंप्लीटली फॉलन डाउन। उसको एक एक लेके जो ना उसी तरीके से वी हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट 90 टेम्पल्स। फिर इन्फोसिस का सुधा नारायण मूर्ति, शी गेव ए वेरी गुड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑल्सो, एंड 3 crores and 75 lakhs of rupees उन्होंने दिया। उससे हम लोगों ने पहले तो वो मंदिर, एक विष्णु मंदिर था, बड़ा मंदिर था, उसको कंप्लीट किया, और उसके बाद इसके अलावा 10 मंदिर और उसी पैसे से इसको ये रिकंस्ट्रक्शन किया। सो शी वाज आल्सो हाईली इम्प्रेस्ड, and I mean again we were able to impress her also, and now she was ready to give us more funds। तो मैंने कहा वो इसके लिए मत दीजिए, आप हाम्बी के लिए दीजिए। हाम्बी में भी इसी तरीके से होल बाजार इज कम्प्लीटली फॉलन डाउन। उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो रोम से भी, ग्रीक से भी अच्छा लगेगा। तो इतना बढ़िया, वी हैव गॉट सच अ रिच हेरिटेज, लेकिन द गवर्नमेंट शुड थिंक ऑफ हाउ टू रिकंस्ट्रक्ट इट, और उसी तरीके से जब तक उनकी नज़र नहीं पड़ेंगे तब तक जो ना हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑफ कोर्स जैसे बिहार हेरिटेज सोसाइटी में जो आप जो काम कर रहे हैं, द्विवेदी साहब ने जो काम कर रहे हैं, इट इज़ अ डिफरेंट डायमेंशन। इन्होंने पूरा बिहार को जो ना दोबारा जो ना उन्होंने जगा दिया है, एंड दैट काइंड ऑफ वर्क शुड गो ऑन इन अदर स्टेट्स ऑल्सो, एंड दैट इज द ओनली पैनाचिया फॉर द प्रेजेंट प्रॉब्लम्स। थैंक यू सर। इस सर का यह संदेश लेना ज़रूरी था, क्योंकि युवा लोग यह समझते हैं कि जब हम लोग साइट पे काम करने जाते हैं तो बड़ी आसानी से सब कुछ हम लोगों को मिल जाता है। कभी कभी ऐसा चैलेंज रहता है, जब कुटुंबा में हम एक्सकेवेशन करा रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री साहब जब 2010-11 में वहाँ गए थे और वहाँ उतरे थे, तो उन्होंने जब नहीं, ये साइट तो एकदम आर्कियोलॉजिकल साइट लग रहा है, तो अखबारों में पूरे बड़े बड़े हेडिंग के साथ निकला था कि माननीय मुख्यमंत्री साहब ने बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिकल साइट को एक्सप्लोर किया, डिस्कवर किया। तो उसके बाद एक्सकेवेशंस के बाद वहाँ मेसोलिथिक पीरियड का रिमेन्स हम लोगों को देखने को मिल रहा था। तो कभी कभी चैलेंजेस जो होते हैं ना साइट्स पे हम लोगों को, जैसा
क्योंकि मोहम्मद साहब अभी बता रहे थे, तो हमको वहीं पर त्वरित डिसीजन लेना होता है कि कैसे इनका हम लोग सदुपयोग कर सकते हैं। परेशानियां तो बहुत ज़िंदगी में है, परेशानियों से आप यह नहीं भागना चाहिए कि डिपार्टमेंट यह काम नहीं कर रही है, एम्प्लॉई वैसे नहीं है, उनका मशीन ऐसा नहीं है, स्कैन बढ़िया नहीं कर रहा है। हम चाहें तो हम अगर खुद में भी अच्छे रहें, बहुत बेहतर तरीके से, जैसा सर के मोहम्मद सर बड़े सुंदर तरीके से गुर्जर डकैत जिसके दुनिया थर्रा रही थी, पूरा इलाका थर्रा रहा था, और उनको मदद लेके और मंदिर के संरक्षण में, कंजर्वेशन में उनकी भूमिका का यह करने का काम किए। हम लोग आगे बढ़ते हैं सर के पास, प्रोफेसर वेंकट राव सर के पास, और सर से ये जानने का प्रयास करते हैं कि यह सर जिस क्षेत्र में हम लोग यहाँ पर हैं, वाद विवाद की परिपाटी बहुत है, तो उसका एक प्रभाव हम लोगों को नालंदा, एंशिएंट नालंदा महाविहार में भी देखने को मिल रहा था। तो आप कैसे सर इसको देख रहे हैं सर? आपसे जानने का प्रयास करेंगे। It's very fascinating, and we don't have eyewitness accounts about Nalanda debating tradition. We have heard about it. We keep through certain kind of indirect writings of other people. We come to know that it's a fascinating one. It's an unparalleled one. Nowhere in the world the debating that has emerged and it was sustained in Nalanda Mahavihara, that has found any parallel. There is recent work, very fascinating work, which points out that the kind of debates that the Buddhist tradition has developed, they moved across Central Asia. From Central Asian schools, they moved into Arabian schools. That is, that Arabic civilization from 9th century onwards drew on Buddhist manuscripts and Buddhist learning traditions. Many of the Buddhists from Afghanistan, Gandhara area were converted into Islam, and then they became the viziers of the caliphs, and then they began to develop a fascinating Arabic renaissance, intellectual renaissance. The entire mathematical tradition that emerged in Arabia in the 8th to 13th, 14th centuries, that has been inspired to a large extent by the inputs that have emerged from Buddhism on the one hand, through Buddhist intellectuals from the Sanskrit tradition on the other. These have spread across to all the madrasas, the entire madrasa structure that we find everywhere in Central Asia. It is entirely from the Buddhist architectural structure which we find still in Nalanda, the large courtyards, the students' classrooms surrounding the courtyards. This structure could be found. What is more fascinating and what is more intriguing is that the same architectural structure on the one hand and the debating styles on the other hand have moved from Arabic civilization via the famous library in Toledo in Spain, from that to Italian Renaissance, and from there they moved into England. And the Oxford and Cambridge debating societies have emerged, were based on the debating traditions of Nalanda. This is the story that goes, that is debating traditions of Buddhist, kind of heritage. That's what we tend to see. So it's a very fascinating one. And then we look up to these traditions, the European traditions now, but I think there is something else much more fascinating that has emerged here, and that still probably is there in somewhere in our chromosomes. We need to rekindle it, and then probably I think the younger generation who's coming from this area in particular, they would be inspired by these particular specific kind of examples, and it is worth spending one's own life. One life is not enough. One's life, single life is not enough. We need many more lives, but I think collectively we can progress much further, and those inquiries, those new researchers will undertake. In order to undertake those researchers, you don't need things like nationalism, this government, that government. You need an impulse from within. And that creative and reflective impulse, as Dr. Joshi was saying, that creative and reflective impulse is something that is needed so that you can sit alone and then begin to work. That working is something that is this country and this civilization needs. Thank you. थैंक यू सर। संदेश मिला है कि एक एक राउंड करके हम लोगों को यही एंड करना है, तो सब एक ही क्वेश्चन सब लोगों के साथ बारी बारी से रहेगा। डॉक्टर सज्जानंद जोशी साहब से जानना चाहेंगे कि पूरे भारतवर्ष में सर अलग अलग जगहों पर लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, तो कैसे सर हमारा यह नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल लोगों से यूनिक है और कैसे इसको और बेहतर बनाया जा सकता है आने वाले समय में? बहुत अच्छा सवाल पूछा है और मैं इसका बड़ा रोचक भी जवाब दे सकता हूँ, पर रोचक जवाब नहीं दूंगा। दूसरे लिटरेचर फेस्टिवल वाले मुझे बुलाना बंद कर देंगे। एक तो डॉक्टर वेंकट राव की बात को सिर्फ मैं सप्लीमेंट कर रहा हूँ 3 चीज़ों से। हमारे यहाँ पर जो 108 उपनिषद हैं उसमें से एक उपनिषद है जिसका नाम ही प्रश्नोपनिषद है।
तो प्रश्नोपनिषद इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पे ये प्रश्न की परंपरा है। जब तक आपके मन में सही प्रश्न नहीं उपजेंगे आप उसके उत्तर नहीं खोजेंगे। तो जिन भी विद्यार्थियों को पढ़ने में दिलचस्पी है वो प्रश्नोपनिषद जरूर पढ़ें। रंभा शुक संवाद हमारे यहाँ एक एंशियंट टेक्स्ट था जिसका एक वाक्य हम सब लोग बहुत शिद्दत से दोहराते हैं, वादे वादे जायते तत्वबोधः। तो आपको कभी अवसर मिले तो रंभा शुक संवाद उस टेक्स्ट को भी पढ़िए, तो आपको उसका पूरा कंटेक्स्ट भी समझ में आ जाएगा। हाल के दिनों में वाद की परंपरा पर प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने एक किताब लिखी जिसमें भारत में वाद की परंपरा पर कैसे कैसे वाद की परंपरा फ्लरिश हुई उसका उल्लेख आता है। और अभी हाल में सिद्धेश्वर शुक्ला हमारे मित्र हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है भारत में शास्त्रार्थ की परंपरा। तो ये 4 किताबें सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इट विल सप्लीमेंट व्हाट प्रोफेसर राव हैज सेड। दूसरी चीज़ जो के मोहम्मद साहब की बात से प्रेरित होकर मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि एक कंपलसरी होना चाहिए हमारे पाठ्यक्रमों में लोकल हिस्ट्री को पढ़ाया जाना, लोकल हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी को। हम लोग दूसरी जमाने भर की हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी तो पढ़ाते हैं पर उस डिस्ट्रिक्ट की क्या हिस्ट्री है, क्या आर्कियोलॉजी है, उसको हम नहीं पढ़ाते। तो वो ज़रूर पढ़ाना चाहिए, वो कोर्स में होना चाहिए। जब तक हम अपने आसपास क्या चीज़ें हैं उसी को नहीं जानेंगे तो पूरी दुनिया भर का जान के हम क्या ही कर लेंगे। रही बात आपके सवाल की, जो प्रश्न था कि लिटरेचर फेस्टिवल, मेरा नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल चूँकि नालंदा की एक अपनी बहुत ही मजबूत, बहुत महत्वपूर्ण बौद्धिक परंपरा है, तो ये नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल, जैसा कि आपकी टैगलाइन है लैंग्वेज लेगेसी एंड लिटरेचर, तो ये उसी पर सीमित रहे। तो ये लैंग्वेज लिटरेसी और लिटरेचर, क्योंकि आजकल जो भारत में बहुत सारे लिटरेचर फेस्टिवल हो रहे हैं, देयर इज ए मशरूमिंग ऑफ लिटरेचर फेस्टिवल्स एंड दे आर सच लिटरेचर फेस्टिवल्स जहाँ लिटरेचर की चर्चा सबसे कम होती है, वहाँ पे लिटरेचर छोड़ के सारी और चीज़ों की चर्चा होती है। तो मुझे लगता है कि इसमें ठोस लिटरेचर की बात हो, लैंग्वेज की बात हो, हमारी लेगेसी की बात हो, हमारी परंपराओं की बात हो और वाद हो, वाद की स्वस्थ परंपरा, एज यू राइटली सेड, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट इज, व्हाट द फिलोसफी इज, आप बात तो करिए, बात करने से ही आगे बात बढ़ेगी, बात सुलझेगी। और नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल एक ऐसा मंच बने जो भारत में जो वाद की परंपरा है उस वाद की यहाँ पर पुनर्स्थापना कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लोकल हेरिटेज को सिलेबस में लाने का बहुत ही यूनिक सर आइडिया है। माननीय मुख्यमंत्री साहब, हम लोगों के लिए बिहार के जितना भी विद्यालय है सर, पूरे बिहार में फैले हुए हैं, उनके लिए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना के तहत और गाड़ियां आती हैं और बच्चों को आसपास के गांव के, आसपास के ज़िले के धरोहरों को दिखाने का प्रयास करती है। तो बहुत सुंदर इनिशिएटिव के साथ सरकार भी हम लोग के साथ सर काम कर रही है। तो हम सर से आगे बढ़ते हैं, के मोहम्मद सर से समान प्रश्न सर। नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल कैसे हमारा यह यूनिक रहा सर, और इसको और कैसे और बेटर बनाया जा सकता है अगले सत्र के लिए, नहीं, अगले ये तो, एपिसोड्स के लिए? बहुत ही एक तो द कंसेप्ट ऑफ दिस वन नालंदा फेस्टिवल मुझे वही पसंद आया, क्योंकि यहाँ तो खैर तो बहुत सारे ऑफिसर्स और भी थे, और जो ना पूरा दिल्ली में भरा पड़ा है बिहार के जो ऑफिसर्स है, बिहार का हायर ऑफिसर्स भी है, मिनिस्ट्री में भी है, काफ़ी जगह पे है, लेकिन उनके दिमाग में कभी भी जो ना दिस आइडिया ऑफ नालंदा फेस्टिवल जो ना कभी आया नहीं है। सो दैट इज़ ए स्पार्क, एक वंडरफुल स्पार्क है, इसको हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। उसमें नालंदा की वजह से जो सारे ऑलमोस्ट 13-14 कंट्रीज जो ना जुड़ जाते हैं, नॉट ओनली इन द होल इंडिया, आई मीन 13-14 बुद्धिस्ट कंट्रीज जो ना ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं, फिर बाकी जो आई मीन यूरोपियन कंट्रीज में इससे जो ना शामिल हो जाते। सो इट इज़ अ वेरी बिग कंसेप्ट, तो इसको हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, एंड इट शुड बी ए काइंड ऑफ ट्रैवलिंग दिस वन, आई मीन फेस्टिवल होना चाहिए, नॉट ओनली इन राजगीर और नालंदा, ये जो ना कभी कलकत्ता में होना चाहिए, कभी मद्रास में होना चाहिए, कभी और भी जगह पे होना चाहिए। अनलाइक मेनी अदर दिस वन, जयपुर फेस्टिवल है तो इट्स ओनली इन जयपुर, या और कोई कुमायून फेस्टिवल है इट्स ओनली इन कुमायून, इट शुड नॉट बी लाइक दैट वन, इट शुड बी नॉट ओनली ए ट्रैवलिंग वन, एंड इट शुड क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री ऑल्सो। मोरेशिया से कुछ लोग आए हुए हैं, इसी तरीके से कई जगह से लोग हैं, तो इसमें थाईलैंड में भी हो सकता है, इसमें अंकोर वाट में भी हो सकता है, इसी तरीके का इट शुड बी अ डिफरेंट कंसेप्ट, देन ओनली इट वुड बी सक्सेसफुल। द नालंदा को अगर आपको जीवित रखना है, इट शुड बी एन इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल।
बहुत सुंदर आइडिया सर, क्योंकि नालंदा में जब एक्सकेवेशंस हो रहा था तो बहुत सारे कॉपर प्लेट्स मिले, इंस्क्रिप्शंस मिले, बहुत सारे मोनास्ट्रीज के लिए जो विदेशियों द्वारा मोनास्ट्री बनाया गया था अलग अलग देशों द्वारा, और यहाँ के राजाओं ने उसके लिए यहाँ के गाँवों को दान दिया था कि उनका मोनास्ट्री रन करे। तो बहुत सुंदर आइडिया है सर कि यहाँ नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल के माध्यम से हम लोग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ पाने में सफल हो रहे हैं इस नाम के साथ। बालपुत्र देव वाला, जी सर, जी जी, 5 विलेजेस के हेडक्वार्टर, जी सर, जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। और आगे बढ़ते हैं सर के साथ। समान प्रश्न सर, क्योंकि आप विदेशों में भी काफ़ी जगहों पे टीचिंग में एज ए फैकल्टी के रूप में रहे हैं सर, कैसे सर इसको हम लोग और यूनिक बना सकते हैं सर? I think the uniqueness of this one, this is my first experience in participating in Nalanda Literature Festival. The unique thing about this particular event is that I'm fascinated to see younger school children participating in this event. I've been to other literary festivals, but they were largely for the academics and then the budding enthusiasts to network. But this is a very unique kind of thing. There are a large number of students who are participating, which is very important. The other important thing that we need to notice is that before these modern institutions came into existence, what we call culture manifested in small places, in small towns and villages. These were sustained by either the local people or the local chieftain. These were the people who were sustaining them. And whenever such kind of goshtis took place all over in the entire history of India, you will begin to see, whenever such goshtis took place, people used to come with some specific contributions to make, whether it is a kavya, whether it is a shastra, whether it is a certain kind of performance or a song. They would compose it and bring it for the first time and present it so that other people will see and appreciate it. They'll get some rewards sometimes. Somebody would get a reward of 25 kilo rice, and then that will take care of his 6 months of life. So I think festivals should begin to generate such kind of creative works so that at the end of the year, Nalanda Literature Festival has brought forth these particular kind of, let's say, websites or paintings or writings or poems or novels. So people can start working for 6 months or 1 year, and then they come to this event and then make a presentation. They will get a hearing, they'll get a seeing, they'll get a listening, and that will be a very fascinating one. It will remain uniquely over a period of 5 years or so. You will have a whole corpus of writing such kind of contribution. That'll be really, you'll bring out creativity from people. थैंक यू वेरी मच सर। अब ऑडियंस से एक आध प्रश्न कोई लेना चाहेंगे, ज़्यादा नहीं, बस एक प्रश्न मात्र जी। I said it's a very rare opportunity and a wonderful experience for us to have such wonderful scholars at one place on one dais. So I have a very small question. So somewhere I heard that one of the ancient Indian scripts, it used to be written from left to right. Is it true? Is there any Indian script? खरोष्टी, आप बता दो। It is खरोष्टी। खरोष्टी was written। Kharoshti. And which era was that, sir? सर देखिए, ऐसा है ना कि हम लोग जब अशोकन ब्राह्मण स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो उसके बारे में और डिटेल में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। इसके बाद तो 3 तरह की लिपियां हम लोगों को देखने को मिलती है। एक तो ब्राह्मी लिपि बड़ा कॉमन है, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा बराबर की गुफाओं में बगल में आप जाएंगे तो। उसके बाद ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि हमको देखने को मिल रहा है, फिर अरामाइक लिपि देखने को मिल रहा है। तो अशोक टाइम में अलग अलग लिपियाँ हमको देखने को कुछ लिपियाँ बाएँ से दाएँ की तरफ लिपी जा रही है, कुछ लिपियाँ दाहिने से बाएं की तरफ लिपी जा रही है। और डिटेल में क्योंकि इंड करना है हम लोग को, तो अच्छे से हम लोग बातचीत करेंगे इसको लेके। आप सभी इस सत्र में आप सभी विद्वान लोग जुड़े आयोजन में, बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से मालविका जोशी मैडम को आज के इस ऑडियंस के रूप में हम लोग के साथ जुड़े, और विशेष तरह से मनीष कुमार वर्मा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज के एक इम्पॉर्टेंट सत्र में आप हमारे साथ आए। और गंगा कुमार सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल में हेरिटेज सब्जेक्ट को, हेरिटेज स्क्रिप्ट को लेके उन्होंने इस सत्र का आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद।